हेलो मेरे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। यहाँ पे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। इसमें 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे आहार नाल, मुखलार, ग्रसनी, भोजन नली, अमाशय, क्षुद्रांत, बर्धांत और गुदा। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण, स्वांगीकरण। उत्सर्जन में बोमेंट संपुट, कोशिका केशिका गुच्छ, कुंडली नलिका, हेनले का चाप, कुंडली नलिका, मूत्र। जैव प्रक्रम में पोषण, शोषण, विसरण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब टॉपिक के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के महत्व देखेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखेंगे। पुरुषों में 8 से 14 ग्राम प्रति ml 100 ml होती है, महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति ml होता है, और वहीं पे बच्चों में 11 से 13 ग्राम प्रति ml होता है। गाय में 10 से 15 ग्राम प्रति ml होता है, और भैंस में 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति ml होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सीधे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करेंगे इसको। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आ गया आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन गैस जल से ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक, इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें? तो जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोफिल होता है, उसके ग्रेना में जो है प्रकाश की अभिक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में साथियों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NADP के 0.2H, इतना बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। NADP2H और ATP तो सबको याद होगा, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट बनता है, और साथ में NADP2H। क्लोरोफिल जो है क्या अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो है अवशोषित करता है प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल यानी हरित लवक या पर्णहरित अवशोषित करता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? देखो दो होता है हरित लवक में, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो होता है अंधकार वाली प्रक्रिया होती है जब प्रकाश नहीं होता है, और ग्रेना में जब प्रकाश होता है। तो देखिए स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? जो अप्रकाशीय क्रिया, जब प्रकाश नहीं होता है तब होता है स्ट्रोमा में। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिससे ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में जाती रहती है और वो वायु प्रदूषण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह क्रिया माइटोकांड्रिया में, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसमें ही यह क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सपोषी पोषण है तो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? तो मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये विषम पोषी नहीं होता है। आहार नल सी के आकार की संरचना होती है, तो ये डिओडिनम यानी ग्रहणी हम लोग जिसको कहते हैं वही आहार नल की सी आकार की संरचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर जो है ग्रास नली की लंबाई होती है। साथ में देखेंगे कि रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्तदाब मापा जाता है, इसको सबको याद होगा। स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोमीटर, ये सब गलत है यहाँ पर। ठीक, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी होती है, जिसकी जेड जॉनसन ने इसकी खोज की थी 1590 ईस्वी में। इससे सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं, और माइक्रोमीटर से बहुत छोटी लंबाई मापी जाती है। क्रम रूप परिशेषिका किसका भाग है? तो क्रम रूप परिशेषिका जो है बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत में एक पार्ट होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। तो कोलन को ही हम लोग कहते हैं क्रम रूप परिशेषिका, इसको ध्यान रखेंगे। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत होते हैं टीथ ऑफ मिल्क 20, और उसके बाद में अनाज के 32, टोटल पूरे जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ग्लूकोज देते हैं, ऑक्सीजन और जल प्रोवाइड कराते हैं। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है तो कितनी? 10%। 10% जो है अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। जैसे उत्पादक ने
उत्पादक के पास 1000 जूल है तो प्रथम पोषक स्तर के पास में 100 जूल पहुँचेगी, द्वितीय पोषक स्तर के पास में 10 जूल, इसी तरीके से जो है आगे चलती जाती है, 10% भाग जाता है। यकृत स्रावित करता है, यकृत माने लीवर, जिसको हम लोग जिगर कहते हैं, तो वो जो है पित्त रस यानी बाइल जूस उत्पादन करता है। पित्त रस पित्ताशय में गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यहाँ पर शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो ये जो है श्वसन ही कहा जाता है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस जो है स्रावित होता है आमाशय से, आमाशय यानी पेट से, तो इसको जो है याद रखेंगे। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है उसको हम लोग वक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, किडनी की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई भी नेफ्रॉन होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम 21, क्या कहता है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन होता है, बी और सी। ध्यान रखेंगे, देखो गई भैंस पानी में, इसको ध्यान रखेंगे, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो है सब वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। तो यहाँ पर खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं संतरा। वैसे आंवला सब जो है सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का होता है, लेकिन यहाँ पे खट्टा पदार्थ संतरा है तो संतरा ही लिया जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1, जिसको हम लोग थायमीन, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, उसको नाम से जानते हैं, तो ये बेरी रोग हो जाता है उससे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रथ एक टॉफ़ी के नाम से, तो ये टॉफ़ी देखिए यहाँ पर विटामिन ए से रेटिनल, विटामिन बी से थायमीन, विटामिन सी से स्कारबिक एसिड, विटामिन डी से कैल्सीफेरल, विटामिन ई से यहाँ पे टोकोफेरल, और विटामिन ई उसके बाद में कौन आता है, विटामिन फिनोक्विनान आता है, ABCDE के से हो जाएगा फिनोक्विनान। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। मनुष्य की लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज भी इसी में पाया जाता है, जो क्या करता है भोजन को यानी स्टार्च को यहाँ पर वो बदल देता है मंड के रूप में, मंड में कह सकते हैं, या शर्करा के रूप में उसको जो है चेंज कर देता है। तो टाइलिन कह लीजिए या इसको एमाइलेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और ये अमाशय में पाया जाता है पेट में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन क्रिया में, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आता है कोशिकाओं तक। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, तो ऊर्जा की मुद्रा होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब श्वसन होता है तो 38 ATP अणु हमारे शरीर में बनते हैं वायु की उपस्थिति में, और वायु की अनुपस्थिति में 2 ATP बनते हैं, और वायु की उपस्थिति में हमारे 36 और 2 38 बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में यहाँ पर संपन्न होती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ध्यान रखेंगे C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और ये ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है, इकट्ठा रहता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। इसमें एमाइलेज नामक जो है एंजाइम होता है, टाइलिन कह लीजिए एमाइलेज, तो वहीं से इसका पाचन हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितना। मानव में कितने कच्छ होते हैं, 4। मगरमच्छ में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं। लेकिन वहीं पर जो मछली में 2 होते हैं, लेकिन जो व्हेल मछली होती है और ये सब डॉल्फिन वगैरह, इसमें जो है 3 होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पल्मोनरी यानी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहाँ से लाती है, मतलब कहाँ लाती है, तो बाएं अलिंद में जो है फुफ्फुस सिरा खुलती है, और ये सिराओं का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को लाना। लेकिन फेफड़े से जब अलिंद में लाती है, बाएं अलिंद में, तो वो शुद्ध रक्त लेकर आती है। इसको हम लोग पल्मोनरी वेन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तब फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, तो बात तो वही हो गई, यहाँ भी वही चीज़ थी। लाता कौन है, पल्मोनरी सिरा। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर
रुधिर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को कौन ले जाती है? महाधमनी ले जाती है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी। कौन सी शिरा है? पल्मोनरी शिरा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे पल्मोनरी शिरा जो है, यहाँ पे पल्मोनरी शिरा ये क्या करती है? शुद्ध रुधिर लाती है फेफड़ों से हृदय तक। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg का यहाँ पर जो है सामान्य रक्तदाब होता है। 120 होता है अनुशीतलन, यहाँ पर ये होता है प्रकुंचन। रक्त का जो लाल रंग होता है वह किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो RBC की मात्रा होती है उसमें तभी जो है लाल रंग होता है। लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका जो होती है उसमें लाल रुधिर कणिका यानी RBC नहीं पाई जाती। केचुए में भी RBC नहीं पाई जाती, ध्यान रखेंगे। केचुआ जो होता है उसमें RBC नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? पौधों में जल का परिवहन होता है, कह लीजिए तो जल से जाइलम याद रखेंगे, और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक। 2 ऊतक होते हैं जो संवहनी ऊतक भी इनको जानते हैं हम लोग, सरल स्थायी ऊतक हैं ये। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन में, इसको याद रखेंगे। सेम क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके रूप में होता है? तो ये ध्यान रखेंगे सुक्रोज के रूप में जो है होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो फ्लोएम के द्वारा, अभी पढ़ा है। डिक्सन एवं जैली संबंधित हैं तो रसारोहण से। डिक्सन एवं जैली संबंधित हैं यहाँ पर रसारोहण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, कौन सा त्वचा का कार्य, 1 मिनट, कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो लैंगिक लक्षण जो है त्वचा का कार्य नहीं। त्वचा काली है, पीली मतलब कैसी है, तो ये त्वचा का कार्य नहीं, लैंगिक लक्षणों से संबंधित नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे त्वचा का काम क्या होता है? संवेदना ग्रहण करती है, सुरक्षा त्वचा करती है। एपिथेलियम ऊतक होता है, इसमें उत्सर्जन भी त्वचा कर देती है लेकिन पसीने के रूप में, लेकिन लैंगिक लक्षण का गुण त्वचा में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित संरचना है। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित है? तेलीय ग्रंथियाँ जो होती हैं वो जो है रूपांतरित रचना होती हैं दुग्ध ग्रंथियों की, ध्यान रखेंगे। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? यकृत यानी लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किडनी, जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किडनी का काम क्या होता है? खून को यानी ब्लड को और मूत्र को अलग अलग करना। वोमेन संपुट किसका भाग है? वोमेन संपुट वक्र नलिका यानी किडनी में ही इस तरीके से पाया जाता है। वोमेन संपुट चित्र आप लोग देख सकते हैं गूगल से। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। दोपहर में ज़्यादा जो है पत्तियों से पानी निकल जाता है जिसके कारण पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। कूपिका यानी वायु प्रकोष्ठ पाई जाती है फेफड़ों में। कूपिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे कि ये हमारे, एक सेकंड, ये हमारा जो है ये हो गई हमारी ब्रोंकियाज, और यहाँ पे ये हमारे फेफड़े हो गए। तो इसमें आती हैं जो छोटी छोटी गुच्छियों के रूप में होती हैं, जिनसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर विसरित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये फेफड़ों में पाई जाती हैं। कोशिकीय परिक्रमों में ऊर्जा मुद्रा, फिर से ATP आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो उसको अपचयी अभिक्रिया कहा जाता है। चर्म दाह या पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5, पेंटेथोनिक अम्ल इसको नाम से जान सकते हैं, इसकी वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन्स के बने होते हैं कौन? विषाणु यानी वायरस जो होता है वो केवल न्यूक्लिक अम्ल और या तो फिर प्रोटीन तथा प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि या तो उसमें DNA ही होगा या तो उसमें RNA ही होगा, तो उसमें दोनों नहीं होंगे। द्वार कोशिकाओं में पाई जाती हैं क्या? रंध्रों में। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में, स्टोमेटा या रंध्र में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, वहीं से मूत्र और खून को, ब्लड को अलग अलग किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमाइलेज कह लीजिए या फिर टाइलिन कह लीजिए। टाइलिन या एमाइलेज एक ही चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। क्या क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है, ठीक। जल निकलता है, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है, क्योंकि माइटोकांड्रिया जो होती है, माइटोकांड्रिया में ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
यहाँ पर क्या और बाकी सब सत्य, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन बिल्कुल सही है। यह प्रक्रम ईस्ट में होता है, बिल्कुल सही। खमीर में होता है। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल CO2 और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है उसको हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। चलिए यहाँ पर हमने 61 क्वेश्चन किया है। ऑब्जेक्टिव के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए इतने हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किए हैं, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। तब अगर आपने सेशन को देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।